हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम बताएंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से भारतीय संविधान, जो आपका चैप्टर है उसी से यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ निकाल करके लाए हैं और आपको यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ क्या है। संघवाद का अर्थ क्या है। ए में देश में एक ही स्तर के सरकार का होना, देश में एक ही स्तर के सरकार का होना, या देश में एक से ज्यादा स्तर के सरकार का होना, या सी में देश में संघ बनाकर कार्य करना, और डी में सभी सत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कि संघवाद में होता क्या है कि इसमें कई स्तर की आपके मतलब की सरकारें होते हैं, मान एक से ज़्यादा स्तर की इसमें सरकार होती है। जैसे अपने भारत में देखें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक और सरकार है जो पंचायती स्तर पर बांटा गया है, जिसको हम लोग पंचायती राज्य सरकार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपने अपने हिसाब से अपने अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पर क्या बांटा गया, भारत में 3 स्तर में बांटा गया है सरकार को। यानी संघवाद का अर्थ क्या होता है, तो देश में एक से ज्यादा स्तर के सरकार का होना ही क्या कहलाता है, संघवाद। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी। आपका आंसर कौन हो गया, बी। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। आप सभी जानते होंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में सरदार पटेल, और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे, प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि ए में केंद्र सरकार का शासन और ज्यादा सख्त हो, बी में राज्यों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाया जा सके, और सी में केंद्र सरकार के कानूनों को सख्ती से लागू किया जा सके, और डी में इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिया जा सके। तो कहता है प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था क्यों की गई। अभी अभी हम लोग देखे ऊपर में कि भारत में जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर आपका पंचायती राज सरकार है, तो ऐसे बांटा गया है खंडों में। क्यों बांटा गया। अब यहाँ पर कहता है कि प्रांतीय स्तर पर, माने राज्य सरकार, राज्य में सरकारें की बातें यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऐसा व्यवस्था क्यों किया गया। इसलिए ना कि अपने भारत देश जो है, सभी की भौगोलिक कंडीशन अलग है, लिविंग स्टैंडर्ड सबका अलग है, अलग अलग जो है रहन सहन सब अलग है। तो उस हिसाब से एक ऐसी मतलब कि लोकल सरकार का गठन होना अनिवार्य था, जिसके कारण वो वहाँ का भौगोलिक कंडीशन को देखते हुए वहाँ का विकास किया जा सके, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से उन लोगों का विकास किया जा सके, तब जाकर कि पूर्ण हम मतलब कि हम कहें कि अपने देश का विकास करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आंसर, प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिया जा सके। यानी जो राज्य सरकारें जो बनी वो भी अलग अपने फैसले लेने में वो सक्षम हो कि नहीं भाई, हमारे राज्य में जो लोग हैं इनको एक कंडीशन है, तो इनके लिए हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे हिसाब में राज्य भी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वैसा अपना निर्णय लेता है। तो आंसर कौन हो जाएगा इसमें, डी। क्लियर है। अब चौथा चलते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को विश्वास था कि वयस्क मताधिकार के प्रयोग करने से क्या होगा, प्रयोग करने से नंबर ए लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। कहता है कि वयस्क मताधिकार अगर मिल जाए तो इसका प्रयोग करने से मतलब कि क्या होगा, तो ये में कहता है कि लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। बी में जाति, धर्म, औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। कहता है कि अगर मान लेते हैं कि वयस्क मताधिकार का मिल जाता है, तो बी में कहता है कि जाति धर्म के आधार पर, औरत मर्द के आधार पर,
जो ऊंच नीच की बेड़ियां हैं उसको तोड़ा जा सकता है, ए बी में कहता है। सी में कहता है कि प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका हो। माने ये कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा विश्वास था कि जब वयस्क मताधिकार हो जाएगा तो जो प्रतिनिधि उनके ऊपर जो शासन करने वाले को जो चुनने का मौका आएगा तो सभी लोग का इसमें सीधी भूमिका होगी। अब डी में कहता है कि सभी सत्य है, तो कौन सत्य है? तो ये सभी बातें लागू होगी ना। संविधान सभा के जो सदस्य वो चाहते थे कि सब लोग भागीदारी हों और ऊंच नीच की भाव जो है ये खत्म हो जाए, जाति पाति ये सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो उनको ऐसा विश्वास था कि अगर वयस्क मताधिकार का यदि प्रयोग किया जाए तो ये जितने ए बी सी ये सभी में लाभ होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सभी सत्य है। ए बी सी सभी में प्रयोग करने से क्या होता, लाभ मिलता और इनको समाप्त करने में बहुत मदद मिलती। चलिए पांचवा क्वेश्चन, संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? एक, ए में है, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो कितने हैं आप जानते हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीन को अंग है ना। तो संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग होते हैं। सी कौन हो जाएगा? सी। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे, विधायिका में कौन होता है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये सब जो है आपका, तो यहाँ कहता है कि विधायिका में कौन होता है? विधायिका में कौन होता है? ए प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे, बी में जज और वकील होंगे, सी में निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे या डी में सभी सत्य है। तो कौन होगा? देखिए ये आपका प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें नहीं है, जज वकील इसमें नहीं आएगा, कौन आ जाएगा? निर्वाचित प्रतिनिधि आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सी, निर्वाचित प्रतिनिधि। जो चुनाव जीत करके जो जाएंगे ना वो प्रतिनिधि जो हम आपके होते हैं वही इसका मतलब कि विधायिका में कौन होगा? तो निर्वाचित प्रतिनिधि ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा, सातवां में राज्य शब्द का अर्थ होता है। राज्य शब्द का क्या अर्थ होता है? कह देते हैं ना कि राज्य, तो राज्य माने क्या होता है? राज्य का अर्थ क्या होता है? ए में कहता है सरकार। क्या राज्य शब्द का अर्थ सरकार होता है? बी में कहता है एक राजनीतिक इकाई जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह होता है कि ये सी में कार्यपालिका होता है या डी में कोई नहीं होता है। तो देखिए राज्य शब्द जो है किसी मतलब कि एक क्षेत्र से नहीं है, माने कि ये कोई सरकार ये इसको हम नहीं कह सकते। राज्य शब्द का अर्थ होता है वहाँ के सभी व्यक्ति मिल कर के अपने क्षेत्र की विकास करने के लिए सभी कोई नए नए मतलब कि अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं, जिसमें अहम योजना होती है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, यानी राजनीतिक इकाई दल बनाते हैं, वे सभी लोग का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो जनता का जो प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक इकाई होता है। इसका मतलब वही होता है राज्य का मतलब होता है। माने पहले भी बताया गया ना कि सब अपने अपने मतलब के इलाके अलग अलग होते हैं और उन इलाकों की ज़रूरत भी अलग अलग होती है, क्योंकि सबका भौगोलिक दशाएं अलग अलग है। तो उसी हिसाब से वहाँ के लोग अपनी अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं और उस राज्य के लिए व्यवस्था बनाते हैं। यानी राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा? एक राजनैतिक इकाई या राजनैतिक व्यवस्था जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सब मिला देंगे ना तब जा करके राज्य होगा, ठीक है ना। तो आठवां आप देखेंगे, राज्य के आवश्यक तत्व कौन हैं? राज्य के आवश्यक तत्व कौन है? राज्य होने के लिए भाई क्या क्या चीज़ चाहिए? तो ए में कहता है जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार। क्या ये जरूरत है? हाँ, ये होता है। जनसंख्या भी जरूरत है, निश्चित भूभाग भी जरूरत है, माने वहाँ के जमीन ये आवश्यक है, सरकार भी जरूरत है। अब आगे देखेंगे, बिना अंतिम आप ऑप्शन देखे हुए आंसर पर नहीं जाइएगा। जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार। अब इसमें आ गया क्या चीज? संप्रभुता, यानी लोग जो हैं जहां पर अपने कार्यों को सभी प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र हैं, उनको आंतरिक या बाह्य
सभी प्रकार से क्या हैं, वो स्वतंत्र हैं, तो उसको हम कहेंगे संप्रभुता। संप्रभुता पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समय की अभाव है, हम इस पर बनाएंगे एक अलग वीडियो। तो जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये सभी के सभी जरूरत हैं। देखिए, ये भी जरूरत है, यह भी जरूरत है। अब सी में कहता है कि जनसंख्या, संप्रभुता, निश्चित भूभाग, देखिए ये भी जरूरत है। अच्छा, डी में कहता है कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार और संप्रभुता, देखिए चारों आ गया इसमें, यानी चारों का चारों जरूरत है। एक राज्य के आवश्यक तत्व ये चारों होते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। क्लियर है? चलिए 9वां क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? आत्मा किसको कहा गया है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसको कहा गया है? ए में धर्मनिरपेक्षता को कहा गया है, बी में मौलिक अधिकार को कहा गया है, या मौलिक कर्तव्य को कहा गया है, या संघवाद को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को कहा गया है भारतीय संविधान की अंतरात्मा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम आते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।